हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी की सीरीज में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है मोरल डेवलपमेंट। अब नैतिक विकास की थ्योरी के बारे में आज पूरा डिटेल कवर होगा, जिसमें हम लोग पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसको पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसको पढ़ेंगे। तो नैतिक विकास से सिर्फ और सिर्फ दो सिद्धांत पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। वो होता है एक पियाजे का सिद्धांत और एक होता है कोहलबर्ग का, जिसमें पियाजे भी हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि कोहलबर्ग हैं। पियाजे का एक सिद्धांत हमने भी पीछे पढ़ा था, जिसमें उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। पियाजे का एक सिद्धांत हमने पिछले से पिछले वीडियो में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ा था। तो पियाजे के दो सिद्धांत को ध्यान रखना है। एक उन्होंने मोरल डेवलपमेंट को लेकर के दिया था, नैतिक विकास के सिद्धांत को लेकर के दिया था। एक उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को लेकर के दिया था। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि पियाजे का नैतिक विकास है कि संज्ञानात्मक विकास। तो पियाजे ने दोनों थ्योरी को दिया था, नैतिक विकास से रिलेटेड और संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड। अगर कभी ऐसा कन्फ्यूजन ना पैदा करिएगा कि कभी नैतिक विकास पूछता है तो संज्ञानात्मक विकास का आंसर लगाइएगा, संज्ञानात्मक विकास का पूछता है तो नैतिक विकास का लगाइएगा। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि जीन पियाजे ने दो सिद्धांत दिए थे, दो ही जगह जीन पियाजे आएंगे, एक नैतिक विकास में और एक संज्ञानात्मक विकास में। और उसके बाद नैतिक विकास में एक दूसरे से मनोवैज्ञानिक आएंगे जिसका नाम है कोहलबर्ग। तो इन्हीं दोनों सिद्धांतों के बारे में आज पूरी डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के बाद लगभग आपके काफ़ी सारे टॉपिक जो हमने कवर कर लिए हैं। हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को कवर कर लिया, बुद्धि को कवर कर लिया है, हमने व्यक्तित्व को कवर कर लिया है, हमने संज्ञानात्मक विकास को कवर कर लिया है, हम नैतिक विकास को कवर कर चुके हैं। तो हम काफ़ी टॉपिक को कवर कर चुके हैं। तो जो और हमारे आगे टॉपिक आएंगे, लगभग 40 से 42% हम लोग टॉपिक कवर कर चुके हैं पूरी सीडीपी का। तो लगातार वीडियो को देखिए और नोट्स बनाते जाइए प्रॉपर, ताकि हम लोगों का जो पूरा कोर्स हो एक प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो जाए और अच्छे मार्क्स हम लोग गेन कर पाएँ। कि हमारा टारगेट इतना नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ 90 नंबर 92 नंबर ला करके पास हो जाएँ, क्योंकि उससे हमें मिलने वाला कुछ नहीं है। कंपटीशन टफ है, कम से कम 120, 115, 125 मार्क्स तक हमें पहुँचना है। तभी जाके हम जो हमारा मेन एग्ज़ाम होगा, जो हमारी भर्ती का एग्ज़ाम होगा, उसमें हम compete कर पाएंगे। क्योंकि भीड़ से थोड़ा सा हट के अलग काम करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा। तो तैयारी को कंटिन्यूसली करते रहना है। ये वेट नहीं करना है कि वैकेंसी आएगी तभी तैयारी करेंगे। ज़्यादा 30 मार्क का नहीं बनना है कि 90 नंबर पा के तो वैकेंसी का वेट करें हैं तभी आएगी तभी तैयारी करेंगे। तो तैयारी को कंटिन्यूसली रखना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। नैतिक विकास के सिद्धांत को समझने से पहले समझते हैं कि नैतिक विकास यानी कि नैतिकता क्या होती है, नैतिकता का मतलब क्या होता है। अगर नैतिकता मोरालिटी का मतलब समझ आ गया तो उसी से रिलेटेड है नैतिक विकास। तो सबसे पहले नैतिकता को समझने से पहले समझिए कि नैतिक मोरल डेवलपमेंट को समझने से पहले मोरालिटी क्या होती है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कई बार ऐसा उपयोग किया जाता है कि उसकी नैतिकता का पतन हो रहा है, नैतिकता का विकास करना चाहिए, बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। अब ये होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे समाज के जो कुछ नियम कानून होते हैं, जो हमारे समाज में कुछ आदर्श हैं, जो हमारी समाज की परंपराएं हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें चोरी नहीं करना चाहिए, हमें अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें किसी को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए। तो ये सारे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं, जो हमारी समाज एक्सेप्ट करता है, जो हमारी समाज की मान्यताएँ हैं, जो हमारे समाज की कुछ रीतियाँ हैं, कुछ परंपराएँ हैं, ऐसा माना जाता है कि ये हमारे समाज के लिए उचित हैं। तो उन्हीं चीज़ों को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, उन चीज़ों को आप स्वीकार कर रहे हैं, उनके समाज के नियमों को स्वीकार कर रहे हैं, तो आपको माना जाएगा कि आपके अंदर नैतिकता है। आप सच बोल रहे हैं, आप चोरी नहीं कर रहे हैं, दूसरों को दुख नहीं दे रहे हैं, अपने से बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि आपके अंदर नैतिकता है। तो वही होता है मोरालिटी। अब इस मोरालिटी के विकास को लेकर के दो सिद्धांत आए थे, एक पियाजे का और एक कोहलबर्ग का। यानी कि जो बालक होता है, जब बालक छोटा रहता है तो छोटे से लेकर के बड़े तक उसकी नैतिकता का विकास किस तरह से होता है, उसी नैतिकता के विकास को लेकर के दो सिद्धांत आए हैं, जिसमें पहला है पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। अब पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, इनकी बुक को याद रखना है कि पियाजे के बुक का क्या नाम है, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये यूपी टेट वाले कभी भी पूछ सकते हैं, यूपी टेट या सुपर टेट वाले पूछ लेंगे कि पियाजे की किताब का क्या नाम है, पियाजे की बुक का क्या नाम है। अब पियाजे ने नैतिक विकास के 3 स्तर दिए थे। ये सवाल पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे की जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके कितने स्तर हैं, तो 3 स्तर। और अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास दिया था उसमें उन्होंने 4 स्तर दिया था। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, नैतिक विकास में 3 स्तर और संज्ञानात्मक विकास में पियाजे ने 4 स्तर दिया था।
तो आज हम सिर्फ और सिर्फ नैतिक विकास की बात करेंगे। अब उनका मानना था, पियाजे का मानना था कि जो बालक होता है उसकी नैतिकता का जो विकास होता है 3 स्तर में होता है, इसलिए उन्होंने 3 स्तर का सिद्धांत दिया था। अब पहला उन्होंने दिया था नैतिक यथार्थता। अब इसके कई रूप, इसके कई नाम हैं, इसके कई फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। कभी पूछ दिया जाएगा नैतिक यथार्थता, कभी इसका नाम नैतिक व्यवस्था दे दिया जाएगा, या विषम नैतिकता दे दी जाए, या दबाव की नैतिकता, या बाह्य नैतिकता। सभी का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब ये होता है कि पियाजे मानते हैं कि जो नैतिक विकास का पहला स्तर होता है, नैतिक विकास के पहले स्तर में जो बालक होता है उसकी नैतिकता दूसरों के द्वारा डिसाइड होती है। यानी कि जो उससे उससे बड़े लोग होंगे, उसके परिवार में उसके माता पिता, उससे बड़े बुजुर्ग जो होंगे, उन्होंने जो नियम कानून तय किया होगा, वो जो जिस तरह से बालक को बताएंगे उसी हिसाब से वो अपनी एक्टिविटी करेगा। वो उसी हिसाब से अपनी क्या करेगा, अपनी एक्टिविटी को करेगा। यानी कि बालक की जो नैतिकता होती है दूसरों के द्वारा स्थापित नियमों पर बेस्ड होती है। जो उसके घर के लोग, उसके पेरेंट्स, उसके बड़े डिसाइड करते हैं, उसी के हिसाब से बालक अपनी नैतिकता को प्रदर्शित करता है। अगर वो बताएंगे कि ये चीज़ सही है तो बालक मान लेगा कि हाँ यही सही है। अगर वो कहेंगे कि ये चीज़ गलत है तो बालक मानेगा कि ये चीज़ गलत है। यानी कि वो पूरी तरह से दूसरों पे डिपेंड होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है विषम नैतिकता या विवशता की नैतिकता। यानी कि बालक को विवश कर दिया जाता है कि यही चीज़ करना है। यानी कि बालक अंध अनुसरण, उसके अंदर एक अंधी प्रवृत्ति आ जाती है कि जिस तरह से उसके पेरेंट्स, उसके बड़े लोग फॉलो कर जो एक्टिविटी करते रहते हैं, देख करके उसी एक्टिविटी को बालक करता रहता है। तो दबाव की नैतिकता भी होती है। यानी कि बालक दबाव में रहता है, जो उसके पेरेंट्स, उसके बड़े करते हैं वही सारी चीज़ें करता है। उसकी जो डिसीजंस होते हैं वह बड़ों की सत्ता पर निर्भर करते हैं। वो दूसरों के व्यवहार को देख करके अपने व्यवहार को फॉलो करता है। जिस तरह से बड़े लोग करेंगे उसी तरह से वो भी करना शुरू कर देगा। तो ये 2 से 7-8 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। तो 2 से 7-8 वर्ष तक बालक की जो नैतिकता का स्तर होता है वो दूसरों पे डिपेंड करता है। यानी कि जिस तरह से उसके सामने लोग करेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, बालक भी करना स्टार्ट करेगा। तो इस अवस्था में बालक की नैतिकता दूसरों के द्वारा स्थापित नियमों के माध्यम से चलती है। या फिर हम कह सकते हैं कि बालक जो होता है उसमें अंध अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है। तो ये जीन पियाजे की नैतिकता का पहला स्तर था। अब जीन पियाजे की नैतिकता का जो दूसरा स्तर है वो है नैतिक समानता या मोरल इक्वालिटी। इसका टाइम पीरियड होता है 7-8 से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था में माना जाता है। अब इस अवस्था में माना जाता है कि जो बालक होता है वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, स्कूल में जाता रहता है। तो बालक अपने जो दोस्त होते हैं, अपने जो ग्रुप होते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करता रहता है, अंतःक्रिया करता रहता है, लोगों से बातचीत करता है, अपने समूह में बात करता है। तो लोगों के बात करने के आधार पर, कुछ तर्क वितर्क के आधार पर उसकी नैतिकता का विकास होता है। यानी कि स्वकेंद्रित, अब यहाँ पे क्या था, स्वकेंद्रित था बालक, जैसा बालक देखता था वैसा ही करता था। लेकिन अब स्वकेंद्रित से हट करके सहयोगात्मकता की भावना का विकास होता है। यानी कि बालक जो अपने ग्रुप में रहता है, अपने फ्रेंड के साथ रहता है, खेलता है, उनके नैतिकताओं के आधार पर, तर्क वितर्क के आधार पर कुछ उनसे सीखता है, कुछ अपनी नैतिकता उनको देता है, उसके आधार पर अपनी नैतिकता का निर्णय करता है। इस अवस्था में बालक समूह वाले क्रियाकलापों में रुचि रखता है। समूह, और इसमें क्या होता है, जो नैतिकता डिसाइड होती है परस्पर समानता और लेन देन पर आधारित होती है। तो इस अवस्था में बालक के नैतिक विकास पर मुख्य रूप से क्या होता है, समाज और ज्ञानात्मक विकास प्रभाव पड़ता है। यानी कि बालक इसमें स्कूल जाता है, खेल के नियम निर्धारित जो करते हैं उसकी नैतिकता को निर्धारित करते हैं, अपने समवयस्क, अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलता है, उसकी जो नैतिकता होती है उनके खेलने के साथ उनमें जो इंटरेक्शन होता है उसकी अंतःक्रिया का नैतिकता का परिणाम होता है उसकी। तो नैतिकता का जो दूसरा स्तर होता है नैतिक समानता, इसमें नैतिकता क्या होती है, सहयोगात्मक नैतिकता होती है। खेल के माध्यम से वो अपनी नैतिकता सीखता है। तर्क वितर्क का परिणाम स्वरूप पारस्परिक सहयोग के माध्यम से परस्पर सम्मान की भावना बालक के अंदर विकसित होती है। तो ये नैतिकता का जीन पियाजे का दूसरा स्तर था। तो आई होप कि पहला स्तर और दूसरा स्तर नैतिकता के विकास को आपको समझ आ गया होगा। अब आप समझते हैं कि तीसरी नैतिकता का जो स्तर जीन पियाजे ने दिया था वो क्या कहती है। तो फ्रेंड्स, नैतिकता का जो तीसरा स्तर होता है वो होता है नैतिक सापेक्षता या स्वायत्त नैतिकता, इसको कहते हैं ऑटोनॉमस मोरालिटी। अब नाम से पता चल रहा है स्वायत्त नैतिकता, ऑटोनॉमस मोरालिटी। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि इस अवस्था में जब बालक पहुंचता है तो उसके अंदर अपने डिसीजंस, अपनी नैतिकता को लेकर के खुद चिंतन करना शुरू कर देता है।
यानी कि ये जो अवस्था होती है वह 12 वर्ष की अवस्था से 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती है। यह नैतिकता का सबसे उच्च स्तर माना जाता है जीन पियाजे की अवस्था में, यानी कि जीन पियाजे ने जो 3 स्तर दिया था उन तीनों स्तर में ये जो अवस्था होती है वो सबसे उच्चतम स्तर मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस अवस्था में जो बालक होता है वो आत्मनिर्धारित होता है, यानी अपनी नैतिकता का निर्धारण वो करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है, अपने व्यवहार को नियंत्रित करने योग्य हो जाता है। तो पहली अवस्था में हमने पढ़ा कि उसकी नैतिकता को दूसरा कोई डिसाइड करता है। दूसरी अवस्था में हमने पढ़ा कि स्कूल में अपने समवयस्क बच्चों के साथ, अपने वातावरण के साथ, उनके साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। और तीसरी अवस्था में जीन पियाजे के जो नैतिकता होती है बालक की, वो स्वयं से सीखना शुरू कर देता है। स्वतः नैतिक मूल्यों का विकास होने शुरू हो जाता है उसके अंदर। तो ये नैतिकता का उच्चतम स्तर होता है। तो हालांकि इससे ज़्यादा सवाल पूछे नहीं जाते। सवाल जो पूछा जाता है जीन पियाजे में वो पूछा जाता है उनके संज्ञानात्मक विकास से। तो कभी कभी अगर पूछा भी जाएगा तो पूछा जाएगा कि जीन पियाजे ने नैतिक विकास के कितने स्तर दिए हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा 3 स्तर। हो सकता है कि स्तर का नाम भी पूछ ले। नैतिक विकास में 3 स्तर, नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता, नैतिक सापेक्षता। तो कौन कौन से स्तर हैं उनको याद रख लेना है। और नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था, इसको याद रख लेना है। और स्तर को याद रखने के बाद ये याद रखना तो काफ़ी ईजी है कि उनका मतलब क्या है। जैसे नैतिक यथार्थता जो पहला स्तर था उसकी नैतिकता दूसरों के द्वारा डिसाइड होगी, और दूसरे स्तर में सामाजिक अंतःक्रिया स्कूल के माध्यम से, इंटरेक्शन के माध्यम से नैतिकता का विकास होता है। और जो तीसरी अवस्था होती है इसमें बालक का विकास हो जाता है। बालक इसमें अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है, अपनी नैतिकता को स्वयं डिसाइड करना शुरू कर देता है। तो तीनों स्तर आए आपको, तीनों आपको याद हो गया होगा अभी तक। अब नैतिकता के विकास में जो दूसरा सिद्धांत है नैतिक विकास में, वो दूसरा सिद्धांत है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीटेट का पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीटेट का ये एक फेवरेट टॉपिक में से एक माना जाता है। तो इससे हर शिफ्ट में लगभग सवाल पूछे गए थे इस बार के एग्जाम में। तो इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना है कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है। ऐसा माना जाता है कि जो जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत है उसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म जो है कोहलबर्ग ने दिया था। तो कोहलबर्ग की जो नैतिकता का विकास का सिद्धांत है, कोहलबर्ग ने एक जीवन से जुड़ा एक वाकया है, एक स्टोरी है, उसके आधार पर वो नैतिकता को डिसाइड करते हैं। जिसमें हिंज नाम का एक व्यक्ति होता है। वो कहानी की आपको पता ही होगा कि एक हिंज नाम का व्यक्ति होता है। अब जो हिंज नाम का व्यक्ति होता है इसकी जो पत्नी होती है वो कैंसर से पीड़ित रहती है। अब कैंसर से पीड़ित रहती है तो अब क्या करता है, वो अलग अलग डॉक्टरों के पास जाता है। तो डॉक्टर उसको सजेस्ट करते हैं कि एक ऐसा फार्मासिस्ट है, एक ऐसा डॉक्टर है जिसके पास इसकी दवा है। अब हिंज क्या करता है, अपनी पत्नी को बचाने के लिए अब उसके पास जाता है जिसके पास कैंसर की दवा थी। तो जब उसके पास जाता है तो पता चलता है कि जो दवा की कीमत है केवल और केवल उसी के पास है। तो वो दवा की कीमत को बहुत ऊंचे दाम पर देता है। अब उतना पैसा उसके पास, हिंज के पास नहीं था कि वो उसकी दवा को एफोर्ड कर सके। तो क्या करता है कि हिंज तो रिक्वेस्ट करता है कि कम दाम पे ही, जितना पैसा उसके पास था उतने में ही वो कैंसर की दवा दे दे। लेकिन जो फार्मासिस्ट रहता है वो तैयार नहीं होता है, वो उससे कई गुना कीमत मांगता है। तो क्या करता है, अब हिंज के पास 2 ऑप्शन थे। या तो वो अपनी पत्नी का जो कैंसर है उसको त्याग दे, यानी कि अगर दवा नहीं करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। या फिर क्या करे कि वो जो फार्मासिस्ट है उसके पास जो दवा है उसकी वो चोरी कर ले। तो इसके आधार पर अब कोहलबर्ग ने ये नहीं कहा था कि कौन सा सही है कौन सा गलत, लेकिन इन्हीं कहानी के आधार पर वो नैतिकता के सिद्धांत देते हैं कोहलबर्ग, और नैतिकता के 3 स्तर बताते हैं। और इन 3 स्तर में ध्यान रखना है कि कोहलबर्ग ने ये नहीं बताया था कि हिंज जो दवा की चोरी कर लेता है वो सही था, या फिर उसके सामने 2 सवाल थे, या तो वो दवा की चोरी करता या तो अपनी पत्नी खो देता। तो वो दवा की चोरी करना सही था या फिर वो चोरी करना गलत मानता है। तो इसी के आधार पर हिंज ने सिद्धांत दिए थे। अब उन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था उन्होंने 3 स्तर बताए थे और उन 3 स्तर में 6 अवस्थाएं बताई थी। तो इसी को हमें देखना है कि जो कोहलबर्ग के सिद्धांत हैं वो 3 स्तर कौन कौन से हैं और उन तीनों स्तर में जो 6 अवस्थाएं उन्होंने बताई थी वो कौन कौन सा होता है। जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत है लगभग मैच करता है किससे, जीन पियाजे के सिद्धांत है। ऐसा भी माना जाता है कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत है नैतिक विकास को लेकर के उसी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इन्होंने जो 3 स्तर दिए थे, एक पूर्व लौकिक स्तर,
प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरा उन्होंने कन्वेंशनल स्टेज लौकिक स्तर बताया था, और तीसरा स्टेज उन्होंने बताया था कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज पश्च लौकिक स्तर। अब हर अवस्थाओं में दो दो अवस्थाएं, हर स्तर में दो दो अवस्थाएं दिया था इन्होंने, तो कुल कितनी अवस्थाएं हो जाएंगी? 6 अवस्थाएं। तो कभी अगर सवाल पूछ लेता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितनी अवस्थाएं बताई थी, तो कितनी अवस्थाएं बताई थी? तो 6 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। और पूछ लेगा कभी कभी कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितने स्तर बताए थे नैतिक विकास को लेकर के, तो स्तर इसके 3 थे, लेकिन उनकी अवस्थाएं कितनी थी? 6 अवस्थाएं थी। अब ये 6 अवस्थाएं और 3 स्तर होते क्या हैं, इसके बारे में समझते हैं। अब जो पहला स्तर होता है जिसको हम कहते हैं पूर्व लौकिक स्तर। अब पूर्व लौकिक स्तर में जैसे हमने जीन पियाजे में पढ़ा था कि जो पहला स्तर होता था उसमें बालक की नैतिकता पूरी तरह से उसके बड़ों पर डिसाइड होती थी, यानी जो उसके बड़े जैसा करते थे, दबाव की नैतिकता होती थी, उसी को फॉलो करके अपनी नैतिकता का बालक विकास करता था। ठीक उसी प्रकार जो पूर्व लौकिक स्तर होता है, पूर्व लौकिक स्तर में भी जो बालक होता है उसकी नैतिकता का विकास जो दूसरे लोग होते हैं, दूसरे के द्वारा जो क्रिया की जाती है, उससे जो बड़े लोग होते हैं उसी के आधार पर उसकी नैतिकता डिसाइड होती है कि सही गलत क्या है, उचित अनुचित क्या है, ये बाह्य कारकों पर ही निर्भर करती है। कि जो उसके जो डिसीजंस होते हैं वो जो उस एडल्ट्स लोग होते हैं उस फैमिली में, उस सोसाइटी में, उनके एक्सपेक्टेशन के आधार पर डिसाइड होती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो सिंपली क्या होगा कि नैतिक जो विकास का जो पूर्व लौकिक स्तर है, इस पूर्व लौकिक स्तर में जो नैतिकता का विकास होता है दूसरों के द्वारा होता है, दूसरों के द्वारा जो नैतिकता की जाती है उसके आधार पर बालक सीखता है और अपनी नैतिकता का विकास करता है। तो पूर्व लौकिक स्तर में इतना याद रखना है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने जीन पियाजे में पढ़ा था, सेम इसमें भी है। अब इनकी जो 2 अवस्थाएं हैं इसके बारे में अभी डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले समझ लेते हैं कि इनके स्तर के बारे में, पूर्व लौकिक स्तर क्या है, लौकिक स्तर क्या है और पश्च लौकिक स्तर क्या है। तो आई होप कि पूर्व लौकिक स्तर क्या होता है वो आपको समझ आ गया होगा। यानी कि जो बालक होता है इस अवस्था में अपने से जो बड़े होते हैं उनके आदेशों का पालन करता है, क्योंकि उसको डर रहता है कि उसको कहीं ना कहीं सजा न मिल जाए। अब जो दूसरा स्तर होता है, दूसरे स्तर में क्या होता है कि जो सोशल रूल्स होते हैं, जो सामाजिक नियम कानून होते हैं, उनको वो एक्सेप्ट करता है। यानी कि जो समाज या सोसाइटी में जो रूल्स और जो नियम कानून होते हैं, जो अवस्थाएं होती हैं, जो कुछ रीति रिवाज होते हैं, उनके आधार पर क्या सही है क्या गलत है, इस अवस्था में बालक उसको स्वीकार करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्सेप्टेंस जो होती है सोशल रूल्स की, कि क्या सही है क्या गलत है, वो डिसाइड करती है इस अवस्था में नैतिकता किस तरह की होगी। तो इसमें नैतिकता के जो निर्णय होती है दूसरे की भावनाओं को भी ध्यान में रखा जाता है इस अवस्था में। यानी कि समाज क्या कहेगा, हो सकता है कि समाज की नज़र में ये बुरा हो, तो उसके आधार पर इस अवस्था में बालक की नैतिकता का विकास होता है। अपनी नैतिकता का डिसीजन किस पे होगा कि समाज में क्या सही है क्या गलत है, कि दूसरे की भावनाओं को प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके आधार पर नैतिकता का विकास इसमें होता है। और जो तीसरा स्तर होता है जिसको हम पश्च लौकिक स्तर कहते हैं, इस स्तर में कि जो बालक होता है अपनी नैतिकता का विकास स्वयं करता है, स्वयं अपनी नैतिकता को अपनी अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से, अपनी थिंकिंग के माध्यम से, अपनी मोरालिटी के माध्यम से बालक क्या करता है, इसमें अपनी नैतिकता का विकास करता है। तो आई होप कि नैतिक कोहलबर्ग के जो 3 स्तर हैं, कोहलबर्ग का जो 3 स्तर है लगभग मैच करता है जीन पियाजे के ही स्तर से। तो तीनों स्तर आपको समझ आ गया होगा। इसमें क्या करता है, बालक की नैतिकता जो एडल्ट्स होते हैं, जो उससे बड़े होते हैं, उनके द्वारा डिसाइड होती है। इसमें बालक के अंदर इस बात का भय रहता है कि अगर वो बड़े के द्वारा जो एक्टिविटी की जा रही है उसको फॉलो नहीं करता है तो उसको सज़ा मिल सकती है, तो उसको फॉलो करता है। तो ये पहली अवस्था होती है। जो दूसरी अवस्था होती है इसमें सोशल एक्सेप्टेंस को देखा जाता है, सामाजिक रूल को देखा जाता है कि हमारी परंपराओं के अकॉर्डिंग ये चीज़ सही है कि नहीं है। दूसरों की भावनाओं को भी ध्यान में रखा जाता है, तो उसके आधार पर अगर हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो दूसरे स्तर में आएगा। दूसरे स्तर में इस तरह की नैतिकता होनी चाहिए कि दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखे, समाज के जो नियम कानून है, समाज की जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसको ध्यान में रखना जाए। और तीसरी जो अवस्था होती है वो पश्च लौकिक स्तर होता है। यानी कि इसमें जो बालक की नैतिकता होती है स्वयं के द्वारा विकसित होती है। पीपल जो होते हैं, जो बालक होते हैं, वो डेवलप करते हैं देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, अपनी ही अंडरस्टैंडिंग, अब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ जो मोरालिटी होती है वो इस स्तर में आती है। तो आई होप कि कोहलबर्ग की जो 3 स्तर हैं वो आपको समझ आ गया होगा। अब इन तीनों स्तर की जो 2 अवस्थाएं हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि इनकी तीनों स्तर की जो 2 अवस्थाएं यानी 6 अवस्थाएं हैं वो क्या कहती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स अभी आपके सामने आने वाले हैं। तो उन सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग क्या करेंगे,
वन बाय वन कंप्लीट करेंगे सारे सब्जेक्ट्स हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या फिर मैथमेटिक्स हो। तो जितनी स्पीड से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उसी के स्पीड में हम लोग क्या करेंगे, अपने कोर्स को और आगे बढ़ाएंगे। तो आपका ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन लोगों के पास शेयर करिए जिनके पास इन्फॉर्मेशन की कमी है, जिनको नहीं पता है, जिनको सीडीपी पढ़ना है, जिनको टेट देना है, जिनको शिक्षक भर्ती में शामिल होना है या किसी अन्य प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। तो देख लेते हैं कि कोहलबर्ग की जो 6 अवस्थाएं हैं वो क्या कहती हैं। तो पहला जो अवस्था है पूर्व लौकिक स्तर, इसमें जो 2 अवस्थाएं होती हैं, पूर्व लौकिक स्तर में 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है सजा या आज्ञा पालन की स्थिति। अब जैसा कि अभी हमने पीछे बताया कि जो पूर्व लौकिक स्तर होता है, उस पूर्व लौकिक स्तर में जो बालक की नैतिकता होती है वो दूसरों के द्वारा डिसाइड होती है। यानी कि जो उससे बड़े लोग होते हैं वो जिस तरह की एक्टिविटी करते हैं, वो जो आर्डर देते हैं, जो आदेश देते हैं, उसके आधार पर बालक अपनी एक्टिविटी करता है। यानी कि बालक को इस बात का भी डर रहता है कि अगर वो उस तरह का नहीं करेगा तो उसको सज़ा मिल सकती है। तो उसमें पहली अवस्था यही है कि सज़ा या आज्ञा पालन की स्थिति। अब सज़ा या आज्ञा पालन की स्थिति में बालक जो नियम कानून होते हैं, जैसे मान लीजिए कि बताया गया है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो वो हमेशा बड़ों का सम्मान करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें इसके बदले में सज़ा मिल सकती है। मान लीजिए कि बालक को बताया गया कि फूल को नहीं तोड़ना है, तो बालक फूल को नहीं तोड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे, फूल को तोड़ लेंगे, तो हमें सज़ा मिल सकती है। तो पूर्व लौकिक स्तर में जो पहली अवस्था होती है यही होती है कि सज़ा या आज्ञा पालन की स्थिति। तो आई होप कि जो पहला स्तर है वो आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरी जो अवस्था होती है उसमें ये होता है कि कारण सापेक्ष या व्यक्तिगत पुरस्कार का अभिविन्यास। ये सीटेट का ध्यान रखना है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना है। दूसरी अवस्था क्या कहती है, कारण सापेक्ष या व्यक्तिगत पुरस्कार का अभिविन्यास। इसमें क्या होता है, इसमें अवस्था क्या होता है कि जो बालक होता है अपनी आवश्यकताओं से संबंधित जो विषय होते हैं उस पर चिंतन करता है। बालक को ऐसा लगता है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो हो सकता है कि हमें पुरस्कार मिल जाए, तो इस उद्देश्य से बालक एक्टिविटी करता है। यानी कि जो बालक होता है अपनी आवश्यकताओं से संबंधित विषयों पर चिंतन करता है। बालक क्या करता है, उन्हीं नैतिक प्रश्नों का उत्तर देना चाहता है, उन्हीं एक्टिविटी को करना चाहता है जिससे उसको व्यक्तिगत लाभ हो सके। वो सोचता है कि अगर हम इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर हम इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, अच्छे व्यवहार कर रहे हैं, तो हमें पुरस्कार मिल सकता है। तो इन दोनों स्तर को ध्यान रखना है। पहले में क्या होता है कि बालक के अंदर इस बात का डर रहता है कि जो आदेश या जो नियम कानून हैं, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे एडल्ट्स हैं, उनके द्वारा जो बनाए गए हैं, जो हमें आदेश दिया जाता है, उसको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें सज़ा मिल सकती है। दूसरे वाले अवस्था में होता है कि बालक सब अपने बारे में सोचता है, अपनी आवश्यकताओं से संबंधित विषयों पर चिंतन करता है। वह नैतिक प्रश्नों का उत्तर उन्हीं को देना चाहता है जिससे उसे लगता है कि लाभ हो सकेगा, जिससे हमें पुरस्कार मिल सकेगा। उनके बारे में सोचता है, अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के बारे में सोचता है, पुरस्कार की कल्पना करता है। तो ये 2 अवस्थाएं पूर्व लौकिक स्तर में होती हैं। अब दूसरा जो स्तर होता है वो होता है लौकिक स्तर। अब लौकिक स्तर में हमने बताया था कि जो बालक होता है वो सोशल नॉर्म्स को, जो समाज के नियम होते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या सही है, क्या गलत है, इसके बारे में सोचता है। तो इस स्तर में जो अवस्था होती है वो होती है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की का अभिविन्यास। यानी कि जो लड़का होता है वो सोचता है कि हम इस तरह की एक्टिविटी करें या हम इस तरह के काम करें जिससे हमें समाज में क्या मिले, सम्मान मिल सके, जिससे हमारा समाज में एक अलग पहचान बन सके, जिससे हमें समाज स्वीकार करे। तो अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने की जो चाह होती है वो इस अवस्था में होती है। लौकिक स्तर में हमने बताया कि सोशल एक्सेप्टेंस, जो सोशल रूल्स होते हैं उसकी एक्सेप्टेंस होती है कि क्या सही है हमारे सोसाइटी के लिए, क्या गलत है। तो उसी में ये पहला स्तर है, या फिर हम टोटल तीसरा स्तर मानेंगे कि अच्छा लड़का या अच्छा लड़की का अभिविन्यास। यानी कि वो अपने व्यवहार को इस तरह से करता है, वो अच्छा दिखाने की कोशिश करता है ताकि जो समाज होता है उसको एक्सेप्ट कर सके, समाज के नज़र में क्या हो, वो अच्छा बन सके। तो ये अच्छा लड़का अच्छा लड़की का अभिविन्यास होता है। उसके बाद जो चौथा स्तर होता है कानून तथा व्यवस्था का अभिविन्यास। हालांकि चौथा स्तर और जो 5वां स्तर होता है ये दोनों लगभग सेम होते हैं, लेकिन दोनों में बहुत मामूली सा अंतर होता है। ये वाला जो स्तर होता है और ये वाला स्तर,
ये वाला स्तर और ये वाला स्तर दोनों लगभग सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें अंतर होता है। अब इस अवस्था में क्या होता है, कानून तथा व्यवस्था का अभिविन्यास इसका नाम है। इसमें क्या करता है, जो बालक होता है, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जो रूल्स होते हैं सोसाइटी के, उनके प्रति अपनी सम्मान की भावना को व्यक्त करता है। उसका मानना है कि समाज के नियम को पालन करना आवश्यक है, क्योंकि समाज एक संस्थागत ढांचा होता है जिसका हमें पालन करना चाहिए। तो कानून तथा व्यवस्था का जो अभिविन्यास होता है, जो सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करने की जो बात होती है वो इसमें होती है। उसके मन में समाज के प्रति एक अच्छी थॉट होती है। वो मानता है कि समाज एक व्यवस्थित ढांचा होता है जिसके अनुरूप सभी को व्यवहार करना चाहिए। तो बालक की नैतिकता का जो आधार भी यही भावना होती है, तथा वह मानता है कि खुद का नुकसान होने पर भी हमें क्या करना चाहिए, उसी व्यवस्था के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। तो ये अवस्था होती है कानून तथा व्यवस्था का अभिविन्यास। अब उसके बाद जो तीसरी अवस्था होती है पश्च लौकिक स्तर। अब इस पश्च लौकिक स्तर में जो हमारा स्तर अवस्था होती है वो होती है सामाजिक संविदा का अभिविन्यास। अब हमने बताया कि ये अवस्था और ये अवस्था दोनों लगभग सेम होती है, लेकिन अंतर क्या होता है, ये वाली जो अवस्था होती है थोड़ी सी कठोर होती है। इसमें बालक के अंदर इस बात का डर भी रहता है कि अथॉरिटी को फॉलो करना है। लेकिन अब चूंकि पश्च लौकिक स्तर में हम इसको पढ़ रहे हैं, तो पश्च लौकिक स्तर में हमने देखा था कि जो बालक की नैतिकता होती है वो अपने आप डिसाइड होनी शुरू कर देता है बालक। यानी कि जो बालक होता है खुद की नैतिकता का विकास करना शुरू कर देता है, अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। तो अपने निर्णय के आधार पर, अपनी नैतिकताओं के आधार पर डिसीजन लेना शुरू कर देता है। तो पश्च लौकिक स्तर में ये जो सामाजिक संविदा का अभिविन्यास है, जो संपूर्ण समाज होते हैं, उस संपूर्ण समाज के द्वारा जो स्वीकृत मानदंड होते हैं उसके आधार पर इसमें बिहेवियर करता है। यानी कि मान सकते हैं कि इसका जो मूल आधार होता है वो समाज की भलाई होता है। ऐसा मानता है कि वो अगर समाज के लिए ये कोई चीज़ आवश्यक है, अगर कोई स्टेप समाज के लिए आवश्यक है तो वो स्टेप वो उठाएगा, भले ही वह क्या हो, गलत हो। अब इसके बाद लास्ट होता है छठवीं अवस्था। जो छठवीं अवस्था होती है ये नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर होता है। इसमें देखा जाता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस बात को ध्यान में रखा जाता है। ये सिद्धांत ठोस तथा नैतिक होते हैं कि न कि कोई विशेष नैतिक उपदेश होता है। इसमें बेसिकली होता है कि अगर किसी का हित है, इससे किसी का हित जुड़ा हुआ है या किसी की जीवन रक्षा से जुड़ा हुआ है, तो वो एक्टिविटी करेगा, चाहे भले ही समाज उसको एक्सेप्ट न करे। यानी कि जैसे हिंद ने क्या किया, अपनी पत्नी को बचाने के लिए चोरी कर लिया, तो ये इस अवस्था में माना जाएगा कि वो सही था, क्योंकि रूल्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी की जान बचाना। तो ये उच्च नैतिकता का स्तर होता है। तो आज की वीडियो में हमने जीन पियाजे को और कोहलबर्ग को कंप्लीट किया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपके जीन पियाजे और कोहलबर्ग पे जितने कंसेप्ट हैं वो पूरे अच्छे से मजबूत हो सकें। क्योंकि जीन पियाजे और कोहलबर्ग, जीन पियाजे से तो नहीं, लेकिन कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है इससे 1 से 2 सवाल हर शिफ्ट में लगभग आएंगे। तो अभी तक हमने पूरी सीडीपी में स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट को कंप्लीट कर लिया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंप्लीट कर लिया, हमने पर्सनालिटी को, हमने बुद्धि को कंप्लीट कर लिया, हमने जो संवेगात्मक विकास के सिद्धांत होते हैं उसको कंप्लीट कर लिया, हमने नैतिक विकास के सिद्धांत को कंप्लीट कर लिया। तो लगभग मान सकते हैं कि अब 40% का जो सिलेबस है वो हमने कवर कर लिया है। तो इसी तरह से आगे आपको भी वीडियो मिलता रहेगा, और हम लोग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक इस सीरीज़ को फिनिश नहीं करेंगे। लास्ट तक बने रहिए, पूरी सीरीज़ देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है। अपनी ओपिनियन जो है उसको एक्सप्रेस करिएगा, बताइएगा। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। धन्यवाद।